सो मूविंग अहेड, आज हम कवर करते हैं सेक्शन 74, 75, 76 एंड 76 ए। हमने कल कवर कर लिया था सेक्शन 73। 73 को हमने पूरा कवर किया, जिसमें हमने देखा कि हाउ कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके क्या लिमिट्स थे और क्या आपका प्रोसेस पूरा रहेगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास है सेक्शन 74, और सेक्शन 74 आपको बताता है रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, बट कौन से वाले, विच आर एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये कौन से वाले डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स जो आपने 1956 एक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया था। रिमेंबर सेक्शन 58, 58, सॉरी सेक्शन 58 ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सेक्शन 58 बी। तो उन सेक्शंस में आपने जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया था उसके लिए बात हो रहा है। सो वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, राइट, the amount of deposits or the part thereof or any interest due thereon remains unpaid on such commencement or becomes due at any time, the company shall। तो यहाँ पर कंपनी को बोला हुआ है कि आप ये क्या करोगे, ये डिपॉजिट को एक तो रीपे करोगे। ये देखो, द डिपॉजिट हैज टू बी, एवरीथिंग हैज टू बी रीपेड within 3 years from the date of such commencement or before the expiry of the period for which the deposits were accepted, whichever is earlier। तो 3 साल का आपको एक मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे आपको दिया है, राइट। हालांकि यहाँ पर आप देखो एक प्रोवाइजो दे दिया, और प्रोवाइजो में क्या बोला कि इन डिपॉजिट्स को आप रीपे करने की बजाय अगर आप डिपॉजिट्स को रिन्यू करना चाहते हो तो आप रिन्यू भी कर सकते हो, बट दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5, जो हमने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा है। जैसे आपने अगर मेंबर से लिया है तो सेक्शन 73 और उसके रूल्स के साथ, और अगर आपने पब्लिक से लिया तो सेक्शन 75 के प्रोविजन, 76 के प्रोविजंस को कंप्लाई करके आप उन डिपॉजिट्स को रिन्यू भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो कंपनी है ये इन्फॉर्म करेंगे आरओसी को कि देखो हमारे ये पुराने डिपॉजिट्स है, तो दिस हैज टू बी डन इन फॉर्म DPT4। तो आप ये देखो, द कंपनी शैल, राइट, द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months from such commencement or from the date on which such payments are due with the registrar a statement of all the deposits accepted by the company and jitne bhi sums which remain unpaid along with the interest payable thereon along with the arrangements made for such repayment। आप बताइए ये क्लियर हुआ गाइस, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। सो सेक्शन 74 आपको दो ही चीज बता रहा है कि आपने जो पुराने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है उसके लिए आप आरओसी को इंटीमेट करोगे विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और उन डिपॉजिट्स को आप रीपे कर दोगे जैसे भी आपका वो टर्म्स था और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट, विच एवर इज अर्लियर। और इसके अलावा आपको एक और पॉइंट बताया कि अगर आप डिपॉजिट्स को रीपे नहीं करके उसको रिन्यू करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सबसेक्शन 2 में ट्राइब्यूनल के पास बात हो रहा है, और इसमें क्या बताया, दैट द ट्राइब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी आफ्टर कंसिडरिंग द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी, the amount of deposit or part thereof and the interest payable thereon and such matters, allow further time as considered reasonable to the company to repay the deposits। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो आपको टाइम पीरियड दिया गया था 3 years का, ये 3 years का टाइम पीरियड आपको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को देना होगा। और ये एप्लीकेशन कौन देगा ट्राइब्यूनल को, द एप्लीकेशन वुड बी मेड बाय द कंपनी, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयर ऑन within the time period within as specified in subsection 1, और जैसे ट्राइब्यूनल डिसाइड करके देता है अंडर सबसेक्शन 2, तो यहाँ पर कंपनी को बोला हुआ है इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ द एंड द इंटरेस्ट ड्यू, they will be also punishable with a fine which shall not be less than 1 crore but which may extend up to 10 crore rupees, and every officer of the company who is in default उसके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगा which shall not be less than 25 लाख रुपीस बट विच में एक्सटेंड अप टू 2 करोड़। और इसके अलावा आप ये देखो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 7 years का, और विथ बोथ। तो ये आपके पास प्रोविजन है। सो ब्रॉडली आपको याद रखने का यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर पुराने एक्ट में आपने कोई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया था जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है जब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, इन दैट केस तो आपको यहाँ पे बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म करोगे, यू विल फाइल फॉर्म DPT4 एंड यू विल ऑल्सो repay within the period of 3 years from the rate of commencement before the expiry or before the expiry of the
पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स विच एवर इज अर्लियर। आप बताइए, ये क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर? आपको बस खाली ये याद रखना है कि सेक्शन 74 जो है, सेक्शन 74 आपको बता रहा है कि जो आपके पास्ट एक्ट के डिपॉजिट्स हैं विच आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, उसके लिए दो पॉइंट्स हैं। एक तो आपको डीपीटी 4 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा टू द आरओसी एंड दिस हैज टू बी डन विद इन 3 मंथ्स। और दूसरा, आपको यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका डिपॉजिट्स का, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसको आपको रीपे करना है या फिर आपको इसको रिन्यू कर सकते हो आप विद इन 3 इयर्स, या फिर जो भी आपका एक्सपायरी टाइम पीरियड है वहां पे। हालांकि इस टाइम को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, पर एक्सटेंड करने के लिए आपको एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर बच्चा लोग? इज दिस क्लियर? राइट, सेक्शन 74 इजी। अब देखिए यहां पर आ जाता है सेक्शन 75 जो कि डील करता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, अब डैमेजेस में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दैट वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और इंटरेस्ट देयर ऑन रेफर टू अंडर सेक्शन 74 विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे सर डिपॉजिट्स अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हो, यहाँ पर भी पेनल्टी लगाया है और इधर भी पेनल्टी लगा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो है कि अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 75 में क्या प्रोविजंस आ जाएगा इसके अलावा, कि आपने इसको टाइम पर पेमेंट नहीं किया, जो भी आपका टाइम पीरियड था, ये जो हमने टाइम पीरियड देखा 3 इयर्स वाला या एक्सपायरी या फिर एनसीएलटी ने जो आपको एक्सटेंडेड टाइम दिया, आपने इसमें पे नहीं किया, फिर यहाँ पर एक वर्ड आता है एंड it is proved that the deposits have been accepted with the intent to defraud the depositors for any fraudulent purpose, right? ये प्रूव हो जाता है कि ये किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या आपने अपने डिपॉजिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया था। इन दैट केस एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टिंग सच डिपॉजिट शेल विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। या क्या मतलब, वो जो आपको पेनल्टी लगेगा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 74, ये तो आपको लगेगा, ये तो लगेगा ही, इसके अलावा that officer of the company will also be liable for the action under section 447 which is for fraud, and the person is going to be personally responsible without any limitation of liability for all or the losses and the damages which are incurred to the depositors। आप बताओ, ये क्लियर हुआ बच्चा? ये क्लियर हुआ? राइट, तो 74 और 75 दोनों क्या आ जाएगा, एक साथ आपका कनेक्ट होके इधर आ जाएगा। ओके राइट, तो 74 में ही अगर मैं इसमें आपको बता दूं, इफ यू डिफॉल्ट, अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हो तो आपके पास सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 आता है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट के साथ में यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली करते हो तो 74 के साथ में आपके पास सेक्शन 75 भी आ जाएगा और ये फिर पूरा विंडो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके क्लियर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्लियर, सिंपल। ठीक, अब देखिए आता है आपके पास एक खतरनाक सेक्शन, दैट इज सेक्शन 76। सेक्शन 76 यहाँ पर क्या बता रहा है, 73 जहां आपको बोल रहा था दैट अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, सेक्शन 76 आपको बोल रहा है दैट अ कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बट दिस इज ओनली बाय सर्टेन कंपनी। अभी सर्टेन कंपनी का क्या मतलब है, एलिजिबल कंपनी। ठीक है, एक आपको टर्म कई बार मिलेगा, एलिजिबल कंपनी। अब ये एलिजिबल कंपनी कौन है, क्या है, उसके लिए आपको क्या देखना होगा, रूल्स देखना होगा। यहाँ पर क्या बताया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73, अ पब्लिक कंपनी हैविंग सच नेटवर्थ और टर्नओवर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड may accept deposits from person other than its member।
राइट। सब्जेक्ट टू दिस अदर देन इट्स मेंबर, मतलब यहाँ पे पब्लिक का बात हो गया। सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिजिबल कंपनी है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। लेकिन कंडीशंस क्या रहेंगे, कंडीशंस क्या होंगे, ये देखो, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73। तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्या कंडीशंस बताता था, क्या कंडीशंस बताता था, अगर आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं अपने मेंबर से भी, तो क्या कंडीशंस बता रहा था वो, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्या कंडीशंस बता रहे थे। हमने कल जो पढ़ा वो पूरा प्रोविजन, आप ये देखो, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया कि कंपनी ने पास करना है रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, फिर ये जो टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स मैक्सिमम 3 इयर्स। आया आपको समझ में गाइस, ये पॉइंट समझ में आया, राइट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप अदर देन, मतलब अगर आप पब्लिक से भी डिपॉजिट ले रहे हो, अदर देन योर मेंबर्स भी अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो, तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा। इसके अलावा कौन है ये एलिजिबल कंपनी, ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा रूल्स। और रूल्स यहाँ पर दो पैरामीटर्स देता है, एक तो बोलता है नेटवर्थ, दूसरा पैरामीटर आपका क्या है, टर्नओवर। नेटवर्थ, क्या नेटवर्थ और टर्नओवर दोनों डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, क्या नेटवर्थ और टर्नओवर दोनों डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर, आर दीज टू टर्म्स डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। यस, ये दोनों टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर नेटवर्थ और टर्नओवर दोनों के लिए बताएं, इन दोनों में से दो लिमिट्स आपको यहाँ पर दिए हुए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो लिमिट्स। फिर एक यहाँ पर क्या पॉइंट है, एक है यहाँ पे पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी हो, नेटवर्थ टर्नओवर आपका जो भी रूल्स बताता है वो मीट कर जाए, और अगर आप सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई कर लो, तो फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट सच अ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रेटिंग, ओके, इंक्लूडिंग इट्स नेटवर्थ, liquidity and ability to pay the deposits on due date from the recognized credit rating agency, for informing the public the rating of the given to the company at the time of invitation of the deposits, which ensures the adequate safety, and the rating shall be obtained every year ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट्स। तो ऐसा नहीं कि एक बार आप क्रेडिट रेटिंग आपने करवा लिया तो काम खत्म है, आपको हर साल ये क्रेडिट रेटिंग करवा के, जब तक आपके डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे तब तक आपको ये क्रेडिट रेटिंग करा के पब्लिक को बताना पड़ेगा, जो भी आपके डिपॉजिटर्स होंगे। अच्छा, एक बात मेरे को आप और बताओ यहाँ पे, क्या क्रेडिट रेटिंग कराने से कोई सेफ्टी मिलता है, क्या क्रेडिट रेटिंग कराने से कोई सेफ्टी मिलता है, क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अश्योरिटी दे रहा होता है। कल को आपने क्रेडिट रेटिंग कराया कि आपके डिपॉजिट्स जो है वो ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए मतलब सबसे ज्यादा सेफ है, और कल को ये डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट हो गया, तो क्या आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जाकर लायबल बना सकते हो कि आपने ऐसा कैसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपने दिया ट्रिपल ए का, ये देखो कंपनी ने तो डिफॉल्ट कर दिया, आपने बोला था सबसे ज्यादा सेफ है, ट्रिपल ए रेटिंग दिया था आपने, आपने बोला था सबसे ज्यादा सेफ बॉन्ड्स है। आंसर इज नो, एज ऑफ नाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आप नहीं कर सकते, बट अब धीरे धीरे सेबी जाग रहा है, और सेबी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी लायबल ठहरा रहा है, अगर उनके क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस के अंदर या कहीं पर भी कुछ मटेरियल डिफेक्ट मिलता है तो। जैसे ऑडिटर के लिए भी बोलते हैं ना, ऑडिटर इज जस्ट अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। इसका क्या मतलब होता है कि, अब ये एक टर्म मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, बट इसका लिटरल मीनिंग ये रहता है कि ऑडिटर जो है वो एक चौकीदार वाला, जैसे है ना, वो कैसे समझाओ, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, राइट, मतलब वो निगरानी करने वाला डॉग है, वो ऐसे फ्लैश ईटिंग डॉग नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है बाल की खाल उतारेगा, वो खाली निगरानी करेगा, ध्यान रखेगा कि सब चीजें। तो ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर में एक डिफरेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, ओके, ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होता है बिल्कुल डिटेल्ड, राइट। तो कई बार वो मीम भी बनता है कि ऑडिटर, मतलब अगर
सीआईडी की जो टीम है, वो दया अगर ऑडिटर होता तो वो पता नहीं लगाता, वो खाली खबर रखता और फिर वो इन्फॉर्म कर देता, वो जाके इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। आप बताओ, वॉच डॉग, एग्जैक्टली द टर्म विच इज यूज्ड इज ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ये एक आपको पूरा सेंटेंस ऑडिट में कहीं ना कहीं मिलेगा। ऑडिटर इज मैनेजर एंड नॉट रेगुलेटर। यश, ये सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलूंगा, ऑडिटर इज द वन हु जस्ट gives a reasonable assurance and not absolute assurance। ये टर्म आप याद रखना, ऑडिटर इज द वन हु गिव्स रीजनेबल अश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जहां तक मुझे लगता है, जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है या जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, एक ड्यू प्रोसेस के साथ, ऑडिटर क्या बोलेगा, बेसिकली ऑडिटर बोलेगा देखो मैं ऑडिट करने के लिए गया, यश जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो यश यहाँ पर क्या बोलेगा। हाँ विनीत, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपने जो अभी डाउट बोला है कि अगर सर ऑडिटर से मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। देखो ऑडिटर, वैसे तो ये सब ऑडिट का पॉइंट आ जाएगा, बट देखो चलो क्योंकि ये पॉइंट हमने छेड़ा है तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सी, आप ऐसे एग्जाम्पल लो, यश ऑडिटर है, यश जब ऑडिटर है, वो अपना जब ऑडिट रिपोर्ट देगा ना, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में दो चीजें बता देगा। एक तो वो क्या बताएगा कि उसका जो पूरा ऑडिट प्रोसेस है, उसने जो भी पूरा ऑडिट प्रोसेस यहाँ पर किया, मतलब जिस तरीके से उसने ऑडिट किया वो किसके हिसाब से किया, द एंटायर ऑडिट प्रोसेस वाज एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग विच इज इशूड बाय आईसीएआई। तो आईसीएआई ने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस इशू किया है, इसने पूरा का पूरा ऑडिट उस स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से किया। दूसरा वो यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो ऑडिट मैंने किया है, इसमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे कहाँ से मिला है, वो मुझे क्लाइंट से मिला है, मुझे कंपनी के मैनेजमेंट से मिला है। तीसरा वो इसलिए ये बताएगा कि देखो ये जो ऑडिट का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कभी भी 100% चेकिंग नहीं होता। ऑडिट इज नेवर 100% चेकिंग, ऑडिट इज लेस देन 100% चेकिंग। मतलब यहाँ पे काफी हद तक सैंपलिंग होता है, काफी हद तक आप सैंपलिंग करते हो। सैंपलिंग समझ रहे हो, एक एक चीजों को आप उठा कर नहीं देखोगे, आप एक सैंपल उठा के देखोगे, वो ठीक ठाक लगेगा तो बोलोगे चलेगा। हाँ, अब कई जगह ये सैंपल साइज बड़ा होगा, कई जगह ये सैंपल साइज छोटा होगा। मतलब कि कई जगह सपोज 10 चीजें चेक करनी है, तो 10 में से हो सकता है कहीं पर ये 8 चीजों को चेक करके बोलेगा कि हाँ सब कुछ बराबर है, और कहीं पर हो सकता है ये 4 चीजों को देखकर ये बोल दे कि हाँ सब चीजें बराबर है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा चीज कितना इंपॉर्टेंट है। अब कई जगह हो सकता है ये 10 अगर चीजें चेक करनी है तो 10 का 10 पूरा देखेगा, तो वो ये बताएगा, तब 100% चेकिंग हो जाएगा। बट वो ये बताएगा कि ऑडिट में काफी हद तक हमने सैंपलिंग और ये सब किया है, इन सब की वजह से। अच्छा, इसके अलावा ऑडिटर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना एक ऑब्जर्वेशन रखता है, उसके हिसाब से वो एक जजमेंट भी लेता है कि ये करेक्ट है कि ये रॉन्ग है। अब देखो ये जो जजमेंट है, ये करेक्ट भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। तो ये सारे डिस्क्लेमर्स वो पहले देता है, और वो इसी के लिए बता देगा कि ये जो ऑडिट का पूरा मेरा रिपोर्ट है, ये क्या दे सकता है, ये एक रीजनेबल अश्योरेंस देगा। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल अश्योरेंस, कि आप ठोक बजा के नहीं बोल सकते, यू अंडरस्टैंड, ठोक बजा के 100%, आप 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते, आप रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हो। आया, यू कैन ओनली गिव रीजनेबल अश्योरेंस, यू कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आप 100% अश्योरेंस यहाँ पर नहीं दे सकते, आप ठोक बजा के नहीं बोल सकते, आप ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते सब कुछ बराबर है। अब विनीत आपका वाला पॉइंट आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सपोज करो कोई हमें वहां पर फ्रॉड मिल गया, या वहां पर कोई हमें एक मटेरियल एरर मिल गया, तो क्या हम सर यश के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्या आईसीआई यश के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आज की डेट में एनएफआरए या कोई भी यहाँ पर रेगुलेटर यश के अगेंस्ट जा सकता है क्या। तो देखो यश सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलेगा, यश बोलेगा मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था, कि इवन दो मैं बोल रहा हूँ 100% मतलब रिपोर्ट मेरे हिसाब से क्लियर है, पर इसका ये मतलब भी नहीं होता, क्योंकि कि 100% उसमें श्योरिटी है कि कोई गलती हो ही नहीं सकता, गलती फिर भी हो सकता है, बिकॉज मेरा जो रिपोर्ट है और मेरा जो ओपिनियन है वो आपको सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देगा। और वैसे भी मैंने पूरा का पूरा जो ऑडिट प्रोसेस था वो किसके हिसाब से किया था, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया था। तो यश अगर ये चीज प्रूव कर दे
यश अगर ये प्रूव कर दे कि देखो भाई मैंने सारा का सारा प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया था, उसके बाद भी अगर फ्रॉड निकला तो भाई तुम मेरे को मत पकड़ो। तो यश को ये प्रूव करना होगा कि उसने पूरा का पूरा ऑडिट का जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया। और अगर आपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है ऑडिट, उसके बाद भी कोई फ्रॉड या एरर निकलता है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये ऑडिटर जो है ये यहाँ पर नेग्लिजेंट था, ठीक है, तो मतलब अगर यश को खुद को डिफेंड करना है तो उसको यही प्रूव करना होगा कि मैंने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया था और एक मैंने रीजनेबल जजमेंट लिया था। और अगर आप यश को गिल्टी फील कराना चाहते हो तो आपको यह बताना होगा कि वो नेग्लिजेंट था और उसने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट नहीं किया। समझे? ये समझे गाइस? क्लियर? तो सेम वे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, उनका भी हालत कुछ ऐसा ही होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगा, मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल पोजीशन और को देखेगा और बोलेगा कि देखो मुझे लगता है कि यार ये कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगा। वो क्या पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि देखो कंपनी ने डिपॉजिट लिया है लेट्स से 50 करोड़ रुपीस का, जबकि कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 500 करोड़, तो हमें नहीं लगता कि ये कंपनी डिफॉल्ट करेगा। पर कल को अगर पता चले कि नहीं यार ये जो 500 करोड़ है इसका वैल्यूएशन गिर गया, आज की डेट में ये हो गया है लेट्स से 40 करोड़ का, तो अब आप अचानक से क्या बोलोगे, अरे यार ये जो ट्रिपल ए रेटिंग था ये ट्रिपल ए नहीं है, ये तो काफी खराब है इसका हालत है। तो आप याद रखना यही हुआ था ILFNS, ये देखो ILNFS के अंदर यही वाला केस हुआ था, राइट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनका जो ट्रिपल ए था, ठीक है, ट्रिपल ए वाला जो रेटिंग था इसको अचानक से गिरा दिया और उन्होंने बोला कि नहीं यार हमें नहीं लगता कि इनके बॉन्ड सेफ है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया। ILNFS अगर बताओ तो 91,000 करोड़ का इनके पास बॉन्ड्स था, मतलब जो टोटल इनका अमाउंट था, एक्सपोजर वो ये था। इसमें बहुत सारे कंपनीज ने पैसा भी लगा के रखा हुआ था, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी थे, इंश्योरेंस कंपनी थे, बैंक्स थे, पब्लिक थी, ठीक है, कुछ और कंपनीज ने भी इसमें पैसा लगा के रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो अचानक से काफी ज्यादा मार्केट को झटका लगा और पूरा मार्केट क्रैश कर गया था ILNFS के केस में। ये वही टाइम है जिस जब दीवान हाउसिंग, DHFL, राइट, उस समय ये भी दीवान हाउसिंग भी उसी टाइम पर क्रैश किया था, राइट। आई डोंट नो आप लोगों ने मार्केट को उसका उस टाइम पे चेक किया कि नहीं किया। दिस हैपेंड इन 2018, ओके, 2018-2019 के आसपास। तो उसके बाद से, इसके बाद से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क उठ गया था कि यार आप लोग ऐसा कैसे ये करते हो कि पहले तो ट्रिपल ए दे दिया, बाद में अचानक से बोलते हो कि ये रेटिंग यहाँ पे गिर गया है। और वैसे भी सत्यम के घोटाले के बाद भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क रेज किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप पब्लिक से अगर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करोगे तो आपको हर साल क्रेडिट रेटिंग लेकर आपको उसको बेसिकली डिलीवर करना होगा, आपको बताना होगा। आगे बताया मैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर आगे और क्या बता रहे हैं कि सिक्योर डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अमाउंट not less than the amount of deposits, and that should be in favor of the deposit holders in accordance with the conditions or the rules as may be प्रिस्क्राइब। और बाकी क्या बताया है, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई ऑन द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो अब बेसिकली यहाँ पर पब्लिक से आप क्या ले सकते हो, सिक्योर डिपॉजिट्स ले सकते हो। देखो अब इसी को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब देखो सेक्शन 76 अगर आप यहाँ पे देखो तो सेक्शन 76 के अंदर जो एलिजिबल कंपनी है वो कौन है, ये बाय द वे एक एग्जाम क्वेश्चन भी है आपका। Which is an eligible company? The eligible company first of all has to be a public company. दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने बताया नेटवर्थ, the net worth should be 100 crores or more. It should not be less than 100 crore. या फिर यहाँ पर इसका जो टर्नओवर है it should be 500 crores or more, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा ये जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, या टेक्निकली मुझे ये बोलना चाहिए ये जो एलिजिबल कंपनी है, ये एलिजिबल कंपनी को एक काम और करना होगा, इसको अपने
मेंबर से रेजोल्यूशन पास करना होगा. दिस कंपनी विल हैव टू टेक मेंबर्स रेजोल्यूशन. अब आपको पता है मेंबर्स रेजोल्यूशन जो रहता है, मेंबर्स रेजोल्यूशन कैसा रहेगा? दो तरीके का होता है कि नहीं? आपको यहाँ पर मेंबर्स का कंसेंट लेना होगा. मेंबर्स रेजोल्यूशन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का. एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी. तो सर यहाँ पर कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो डिपॉजिट है दैट इज विद इन द लिमिट्स, दैट इज विद इन द लिमिट्स, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा. और अगर आपका जो ये रेजोल्यूशन है दिस इज बियॉन्ड द लिमिट्स, तो फिर कंपनी को यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? राइट. अब ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आ जाता है आपका, ये देखो, लिमिट्स आ जाता है द बोरोइंग लिमिट्स. दिस इज द बोरोइंग लिमिट्स as per section 180 subsection 1 clause C. जो कि यहां पर क्या बताता है? वो ये बोलता है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 बेसिकली आपको ये बताता है कि देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो बोर्ड अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए आपको मेंबर से जाके सोल्यूशन लेना, अप्रूवल लेना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू. तो यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि अगर कंपनी के जो टोटल बोरोइंग्स है दैट बोरोइंग इज अप टू the paid up share capital plus the free reserves plus the securities premium, अगर इस लिमिट तक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बियॉन्ड जाते ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. आप बताइए, ये क्लियर हुआ गाइस? ये क्लियर हुआ? तो कंपनी अगर डिपॉजिट्स ले रहा है, ठीक है, कंपनी अगर डिपॉजिट्स ले रहा है, इसके अलावा कंपनी के पुराने भी कुछ और बोरोइंग्स है. अब डिपॉजिट भी एक तरीके का क्या है, बोरोइंग ही तो हुआ ना. डिपॉजिट भी तो एक तरीके का बोरोइंग है. कंपनी के ऑलरेडी कुछ डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, कंपनी ने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया है जो कि डिपॉजिट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, और अब वो फर्दर डिपॉजिट्स भी रेज कर रहा है. तो इनके टोटल बोरोइंग्स को आप देखोगे, देखो मैं आपको एक ये पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसमें ब्लैंक स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ. या आप ये देखो, आप ऐसे सिंपल समझो, कंपनी के पास लेट्स से ऑलरेडी डिबेंचर्स है 30 करोड़ का, कंपनी के पास ऑलरेडी लोन है फ्रॉम द बैंक, दिस इज लेट्स से 70 करोड़. कंपनी के पास एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है, और डिपॉजिट्स है लेट्स से 25 करोड़ का. अच्छा, कंपनी का जो लिमिट था पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है लेट्स प्रिज्यूम 140 करोड़. करेक्ट. अब सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलता है कि ये कंपनी अगर पैसा बोरो करे अप टू 140 करोड़, तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही काम हो जाएगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप ही कर लेंगे. लेकिन अगर ये बोरो करना चाहते हैं बियॉन्ड बियॉन्ड 140 करोड़, तो यहां पर इनको बोला है आप सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, इसके अलावा आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करोगे. ये समझा गाइस? ये समझा आपको? ये समझा? अच्छा, अब आप देखो, हमने ऑलरेडी बोरोइंग के डिपॉजिट्स के लिमिट्स को पढ़ा था. कितना था डिपॉजिट का लिमिट? 35% था ना. 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही लिमिट्स था. अरे हाँ या ना, यही लिमिट्स था. अब यहां पर ये लिमिट नहीं है, यहां पर आपका लिमिट आ जाएगा 25%. ठीक है, ये लिमिट आपके पास यहां पर आ जाएगा
25%। अब 25% का अगर आप लिमिट देखोगे तो आप देखो 140 करोड़ का अगर आप 25% कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 35 करोड़। अब 35 करोड़ में आप देखो ये ऑलरेडी 25 करोड़ डिपॉजिट्स ले चुके हैं, करेक्ट। तो ये फर्दर और डिपॉजिट्स कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट ओनली 10 करोड़ का डिपॉजिट, फर्दर डिपॉजिट 10 करोड़ का ही कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ ये 10 करोड़ के डिपॉजिट के लिए ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे या स्पेशल रेजोल्यूशन, आप मुझे बताओ। इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया पूरा। यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, धवल बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एवरीवन। व्हाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, करेक्ट बोला आप लोगों ने, बट व्हाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हाई यू से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिकॉज सर ये 25 है, 25 के बाद सर अगर वो 10 करोड़ का भी बाईबैक कर ले, भैया 10 करोड़ का भी डिपॉजिट्स कर ले, तो आप देखिए सर जो टोटल अमाउंट इनका हो जाएगा, टोटल बोरोइंग्स जो होगा वो यहाँ पर रहेगा 135 का ही, है कि नहीं। और इनका जो ओवरऑल लिमिट है बोरोइंग के लिए वो कितना है 140 करोड़। अरे क्लियर बच्चा लोग, क्लियर। लेकिन सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूं कि कंपनी के पास मतलब कंपनी लेट्स से ये है 50 करोड़, ये हो गया 50 करोड़, तो 50 प्लस 70, ये देखो 70 प्लस 50 और ये हो गया 25 करोड़, करेक्ट। तो आप यहां पे अगर टोटल लगाओगे तो ये हो गया 145 करोड़। अब अगर कंपनी बोले हमें 10 करोड़ का और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है, तो क्या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है 10 करोड़ से ज्यादा का, आंसर इज यस, क्योंकि 25% लिमिट है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये 10 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, लेकिन इस बार आपको क्या पास करना पड़ेगा, दिस टाइम यू विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, बिकॉज 145 करोड़ इज मोर देन योर पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स प्लस द सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप बताओ ये समझ में आ गया कि किधर एसआर पास करना है किधर ओआर पास करना है, बच्चा ये सब क्लियर हुआ आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो कहां पर ओआर है कहां पर एसआर है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर विद इन द लिमिट्स, ठीक है, दिस इज ध्यान रखना विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, ये जो लिमिट्स का मैं बात कर रहा हूं ये इन लिमिट्स का बात कर रहा हूं, सेक्शन 76 का लिमिट्स कुछ और ही है, ओके। तो आप यहां पर कर सकते हो, तो एलिजिबल कंपनीज तो ये हो गया। इसके अलावा यहां पर जब ये कंपनीज बोरो करेंगे डिपॉजिट्स को, मैं इस स्लाइड को हटा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं इस स्लाइड को यहाँ पे हटा नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको ओआर एसआर चाहिए होगा और यहाँ पर आपको ओआर चाहिए होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा टू द आरओसी, स्पेशल रेजोल्यूशन का, प्लस यू विल ऑल्सो हैव टू comply with the conditions of section 73 सबसेक्शन 2, ये सारे कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका लिमिट, ठीक है, यहां पर आपको लिमिट बताया है, और लिमिट आपका क्या है, आप देखो लिमिट्स के लिए दो पॉइंट्स है, आपको ये देखना होगा, आर यू अ गवर्नमेंट कंपनी, ओके, और आर यू other than government company. If you are a government company, then your limit is 35%, and 35% of what? वही same paid up capital plus the free reserves plus the securities premium.
लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर आप हो तो यहां पर आपके पास लिमिट आता है, देखो यहां पर दो लिमिट रहेगा। मैक्सिमम 10% आप बोरो कर सकते हो फ्रॉम मेंबर्स, ये जो कंपनीज है, एंड मैक्सिमम 25% आप बोरो कर सकते हो फ्रॉम अदर्स। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? मतलब बेसिकली सेक्शन 73 के अंदर आप मैक्सिमम 10% कर पाओगे और 76 के अंदर मैक्सिमम 25 कर पाओगे। सो 35 का ही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? सेक्शन 76 क्लियर हो गया, राइट? एक आपको कंबाइंड चार्ट बना दूं कि डिपॉजिट कौन सा कंपनी कितना ले सकता है। ओके, चलिए तो एक यहाँ पे मैं कंबाइंड चार्ट बना देता हूं, पर आप लोग मेरे को हेल्प करोगे उस चार्ट को बनाने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर द डिपॉजिट्स, ठीक है? ओके, डिपॉजिट्स किससे किससे लोगे आप? वन इज यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स विच इज अंडर सेक्शन 73, या फिर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे फ्रॉम द पब्लिक अंडर सेक्शन 76। अगर आप सेक्शन 73 की बात करो तो यहां पर कौन कौन कवर होते हैं? यहां पर कवर होता है एक पब्लिक कंपनी, राइट? एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिमिट है? कम ऑन गाइस, पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिमिट है सेक्शन 73? पब्लिक कंपनी के लिए क्या लिमिट है? हमने अभी अभी डिस्कस किया था, 35%। वेरी गुड सलोनी, 35%। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक प्राइवेट लिमिटेड का बात करूं, प्राइवेट कंपनी का, तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिमिट है सेक्शन 73 में? सेक्शन 73 में प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिमिट है? वेरी गुड ऋतिक, 100%। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाता है। सपोज ये जो कंपनी है ये एक आईएफएससी में लिस्टेड, या वहां पर एक पब्लिक कंपनी है, तो इसके लिए क्या लिमिट है? तो इसके लिए क्या लिमिट है? आईएफएससी में पब्लिक कंपनी है तो इनके लिए क्या लिमिट है? वेरी गुड ऋतिक। नहीं नेमिन, आपने जो आंसर किया वो इनके लिए नहीं है, वो किसके लिए होगा? दैट इज फॉर, वेरी गुड ऋतिक, स्टार्टअप, वो भी प्राइवेट लिमिटेड, है कि नहीं? स्टार्टअप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एंड अप टू हाउ मेनी इयर्स? अमेंडमेंट नहीं प्रथमेश, 10 इयर्स, अप टू 10 इयर्स। इसके लिए क्या लिमिट है? इसके लिए लिमिट है या तो ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़, विच एवर इज लेस, राइट? अच्छा, ये 35, 100 ऑफ व्हाट? 35, 100 ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 10% आप लोग क्या बता रहे हो? 10 आप लोग क्या बता रहे हो? अच्छा 10 इयर्स, ओके चलिए। फिर आ जाता है यहां पे फ्रॉम द पब्लिक। फ्रॉम द पब्लिक में तो दो कैटेगरी, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपके पास 35 का लिमिट अवेलेबल है,
और अगर आप अदर देन गवर्नमेंट हो तो आपके पास क्या लिमिट है अदर देन गवर्नमेंट में? रदर यहाँ पे 2 एरोस बन जाएंगे अदर कंपनीज के लिए। तो अदर्स में आप बोलोगे 10% फ्रॉम मेंबर्स एंड 25%, ये सब मैक्सिमम लिमिट है अदर्स। और यहां पर भी वही रहेगा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर पूरा? अब डिपॉजिट्स लग रहा है ग्रिप में है, डिपॉजिट्स वाला चैप्टर अब लग रहा है पूरा ग्रिप में है। इसके अलावा चलो आप लोगों को एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्म्स है, देखो यू हैव DPT1। DPT1 किसके लिए था? सर्कुलर, है कि नहीं? ये आरओसी को फाइल करना होता है। DPT1 आपको आरओसी को फाइल करना होता है। कॉपी टू बी फाइल्ड टू आरओसी। कितने टाइम पहले? कितने टाइम पहले? वेरी गुड रौनक, 30 days। सेम वे आपके पास यहां पे आएगा DPT2। DPT2 क्या रहेगा? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, है कि नहीं? और ये आपको एग्जीक्यूट करना होगा एटलीस्ट 7 days बिफोर इशुइंग द सर्कुलर। और यही आप देखो DPT3। DPT3 is basically your रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि कंपनीज को फाइल करना होता है एनुअली। और इसका डेट आपके लिए क्या रहेगा? 30th June। यस और नो? और फिर आपका आ गया, ये तो आज की डेट में वैसे बेकार हो गया, DPT4। दिस इज अंडर सेक्शन 74। आप बताइए डिपॉजिट्स खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं? डिपॉजिट्स खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं? और ये देखो ये हमने सेक्शन 76A बचा हुआ है। सेक्शन 76A अगर आप देखो तो ये वैसे पूरा चेंज हो गया है। तो इसमें भाई बताया है वेयर अ कंपनी एक्सेप्ट्स और इवन इनवाइट्स और इवन अलाउज or even causes any other person to accept or invite on its behalf the deposits in contravention of the provision mentioned in section 73 or 76 or the rules, or if the company even fails to repay the deposit within the time period specified in this, then in that case यहां पर क्या रहेगा? The company in addition to that amount will also pay, ये देखो, an interest which is punishable with a fine which shall not be less than 1 crore rupees or twice the amount of deposit accepted by the company, but which may again extend to 10 crore rupees. And every officer in default, ये आपके लिए देखो पेनल्टी आ गया 25 लाख रुपया, विच कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपीज, 7 साल का जेल भी हो सकता है। आप बताइए इज दिस क्लियर? और जिसने जानबूझ के डिपॉजिट्स गलत तरीके से एक्सेप्ट करवा दिया उसके लिए तो देखो 447 का फ्रॉड वाला प्रोविजन ऑलरेडी रेडी है। गाइस क्लियर? ये क्लियर हो गया?
राइट। सो ये हमारा पूरा प्रोविजन था, और ये देखो सेक्शन 73। सो हमारा डिपॉजिट्स वाला जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट कर देंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। ओके